नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 2022 के लिए सत्ता की गलियां सज गई हैं और इन गलियों में रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। और आज भी ऐसा ही कुछ नजारा महादेव की नगरी काशी में दिखाई दिया, जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ के दर पर आशीर्वाद लेती नजर आई। हालांकि भगवान पर सबका हक है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की आस्था मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। और दूसरी तरफ अखिलेश भी सहारनपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार पर सवाल उठाए, जो उठाने भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि उनके पास नौजवानों के लिए क्या खास है, जिसके सहारे वो बदलाव चाहते हैं। और साथ ही मुद्दों का नया केंद्र बने लखीमपुर पर अब बीजेपी पूरे एक्शन में है। सत्ता के नशे में चूर नेताओं को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सख्त हिदायत दी है। मतलब साफ है कि वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए सभी पार्टियां हर तरीका आजमा रही हैं। लेकिन ये जनता है और ये सब कुछ जानती है, और ये भी जानती है कि इसे किसके साथ जाना है। और इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी मुहिम पूरे एक्शन के साथ शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी ने काशी में बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से चुनावी शंखनाद कर दिया। प्रियंका ने ये जताने की कोशिश की कि उनकी पार्टी हिंदुत्व विरोधी नहीं रही। मैं व्रत हूँ और मैं माँ की स्तुति से शुरू करना चाहती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरी तरफ अपना चुनावी रथ लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव सहारनपुर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। बताओ प्रदेश में क्या किया आपने नाम बदलने के अलावा? इतिहास बदलने का नाम करते हैं लोग, इतिहास। जो इतिहास बदलेगा, जो नाम बदलेगा, चुनाव आएगा तो उनकी सरकार बदल देगा। ये हमारे लोग हैं। जहां विपक्ष रैलियां करके लगातार वोटर्स को साध रहा है, वहीं राज्य सरकार भी पीछे नहीं है। सरकार जानती है कि विपक्ष लखीमपुर के तीर अपने नश्तर में लिए बैठा है, जिसका जवाब बैठक के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह से दिया। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा। सभी पार्टियां अपने मुद्दों के साथ तैयार हैं और रैलियों की रेस जारी है। हालांकि बीजेपी ने अभी पीएम मोदी जैसे अपने स्टार प्रचारकों को नहीं उतारा। उम्मीद है उसके बाद हवा और बदलेगी। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि दलों की दनादन दौड़ में कौन आगे निकलेगा और किन मुद्दों से बदलेगा माहौल। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप पूरे विषय को समझ गए। हमारे सवाल क्या है? तो क्या हिंदुत्व 2022 में चुनावी मुद्दा बनने वाला है? कांग्रेस का हिंदुत्व प्रेम जो है वो क्या चुनावी है? और प्रियंका की रैली में हिंदुत्व और लखीमपुर दिखेगा क्या? अखिलेश लखीमपुर और महंगाई के सहारे चलाएंगे विजय यात्रा, या स्वतंत्र देव का बयान लखीमपुर मामले में बीजेपी के बड़े एक्शन का संकेत है? तो इन्हीं सवालों पर आज हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे। आगे हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अशोक पांडे, मैं आपके पास आऊंगा। आज स्वतंत्र देव सिंह जिस तरीके से एक्शन में नजर आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने नसीहत दी है कि नेतागिरी सिर्फ फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं है, ये क्या संकेत है? कि निश्चित तौर पे हम लोगों ने तो यही कहा कि जो जनता के बीच जाएगा, जनता उसके साथ रहेगी। हम 4.5 साल लगातार काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और लोग 4.5 साल से लगातार चीट कर रहे थे। अब तो और बड़ा चीट होने लगा। मैं तो दंग हूँ बैठ के कि मामा मारी अगर भेद बदलने में माहिर है, तो कुछ लोग तो अगर मामा मारी उनको देख ले तो आज कुएं में कूद के मर जाए। जो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि राम सीता का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उस पार्टी की नेता आज जय श्री राम मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस की भूमिका है वो मामा मारीच की भूमिका है इस वक्त?
निश्चित भूमिका है। इन्होंने तो लिख के दे दिया था कि राम सीता वास्तविक पात्र थे। ठीक है, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। आसिफ रिजवी, बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके ऊपर कि मामा मारीच हैं आपकी जो पार्टी के आज जो नेता हैं इस वक्त, उनकी ये भूमिका में है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलने में पीएचडी हासिल है। वो कुछ भी झूठ बोलने के साथ हलफनामा दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर हलफनामा दिया। अगर आप देखिए इनके गृह राज्य मंत्री अब इनको चुप करा लिए तो मैं बोलूं नहीं, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, बोलिए आसिफ जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में से गृह राज्य मंत्री खुद हिस्ट्री शीटर हैं, उनके बेटे किसानों की हत्या करते हैं और पुलिस उनको इनविटेशन देती है 302 पे, 302 के हत्यारे को इनविटेशन देती है। नहीं, ये कहां से आरोपी है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि हत्या की है। आरोपी होते तो क्या करते हैं, पुलिस हमारे परिवार तक के लोगों को बैठा लेती और हमारे लिए अलग कानून रहेगा, उनके लिए अलग रहेगा। और जब तक मंत्री जी अपने पद पे बने रहेंगे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। सारी जांच एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंदर में आती हैं। आप बताइए किसकी हिम्मत है। अशोक जी उनका कहना है कि सारी जो एजेंसियां हैं वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और जब तक पद पर रहेंगे तो तब तक जो है जो जांच एजेंसियां हैं वो प्रभावित होती रहेंगी। ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, आपको बता दें कि गृह मंत्री उनकी राज्य मंत्री थे, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर हुआ। सत्ता का दुरुपयोग होता तो एफआईआर ही नहीं होता। उसके बाद लड़के से पूछताछ हो रही है। मंत्री का कहना है कि अगर वीडियो में बेटा हमारा दिखाई देगा ट्रैक पर दे दूंगा। ये लोग सबलन ट्रैक पर मांगने वाले कौन लोग होते हैं? तो जिन लोगों के यहाँ घटना घटी वो लोग प्रदेश सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। सरकार कार्रवाई कर रही है, मतलब जिनके घर घटना। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। उमाकांत लखेड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उमाकांत जी, इस वक्त देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे अगर चुनाव से पहले सारे दलों की हम बात करें तो वो हिंदुत्व का कार्ड तो खेल रहे हैं। ये कोई माने या ना माने, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल रहा है, कोई हार्डकोर हिंदुत्व का खेल रहा है। इस वक्त प्रियंका गांधी मंदिर जा रही हैं, अखिलेश यादव भी लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं और अपने मुखर भी रहते तमाम बयानों के द्वारा। तो क्या माना जाए कि हिंदुत्व मुद्दा बनने वाला है आने वाले चुनाव में? देखिए, प्रियंका गांधी की जो रैली थी, पब्लिक रैली, किसान न्याय रैली जो उन्होंने आज बनारस में की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो रैली हुई वो चुनावी रैली कह सकते हैं उसको, अखिलेश यादव की, जो शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, यहाँ के बड़ी संख्या में चित्रों एक जगह है वहां पर कैराना में, वहां पर रैली हुई। और दोनों रैलियों का जो सामंजस्य अगर मैं देखूं तो दोनों रैलियों का आर्थिक मुद्दों, किसानों पर, आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी, इन तमाम तरह की चीजों पर फोकस था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आर्थिक मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे चुनाव में प्रमुखता से लेंगे। क्योंकि देखिए, आम जनता के मुद्दे हैं, वो धर्म आम जनता का मुद्दा नहीं है, रिलीजन आम जनता का मुद्दा नहीं है, क्योंकि रोजी रोटी, रोजगार, कोरोना से जो तबाही हुई है, रोजगार। लेकिन चुनाव के वक्त पर एक बड़े प्रतिशत को प्रभावित जरूर करते हैं ये मुद्दे। उमाकांत जी की तरफ या धर्म की तरफ कोई उमाकांत जी चुनाव के वक्त क्या आप मानते हैं, चुनाव आते आप देख सकते हैं क्या होगा। उमाकांत जी, क्या मानते हैं कि चुनाव के वक्त एक बड़े प्रतिशत को प्रभावित जरूर करते हैं ये मुद्दे? देखिए धर्म के नाम पर पोलराइजेशन, धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। हमने तमाम वर्षों में देखा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण होता है और धार्मिक ये जो तमाम आर्थिक मुद्दे हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, चाहे वो अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण हो, चाहे वो बहुसंख्यक ध्रुवीकरण हो। दोनों ही समाज के लिए भी और देश के लिए भी अच्छे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो सत्ता पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, जनता के रोजगार, युवाओं की शिक्षा, रोजगार, रोटी, स्वास्थ्य, अच्छे शहर, साफ सुथरे शहर, इस पर अगर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से जनता आकर्षित होगी उनके एजेंडे पर। और जनता ऐसी राजनीति को निश्चित रूप से पसंद करेगी जो आर्थिक मुद्दों, रोजी रोटी, रोजगार की बात करे। ऐसा मैं मानता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। कपीश जी, कौन से मुद्दों को लेकर आप रण में उतरने वाले? हालांकि अभी लखीमपुर को लेकर तो बड़ा मुखर है और महंगाई को लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर क्या इन्हीं दो मुद्दों पर आप अपनी चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं या और भी मुद्दे हैं?
देखिए शुभम भाई, बहुत सीधी सी बात है। वर्तमान समय में जो चीजें घटित हुई हैं उसको कौन सी पार्टी है जो नहीं उठाएगी न्याय के लिए। अगर अन्याय हो रहा है तो न्याय के लिए खड़ा होना हमारा काम है। और दूसरा काम ये है कि सत्ता पर अगर आरोप लग रहा है तो सत्ता को कम से कम जो हमारे जजेस ने एक नजीर सेट की कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि परिलक्षित होना चाहिए कि न्याय हो रहा है, तो वो दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि एक वीवीआईपी कल्चर जो हम लोगों ने आज देखा, 160 सीआरपीसी की आप नोटिस 302 में देते हैं। कितने 302 के अंदर आपने 160 पे, और अभी आपने कहा कि ये आरोपी हैं, हत्या अभियुक्त हैं, अभी इनको सजा नहीं हुई है। तो जिनके आप बुलडोजर से घर गिरा रहे हैं उनको कौन सी सजा हुई है? जिनका बुलडोजर से इनका बुलडोजर वहां कब घूमेगा? उनको घुमवाइए वहां, और इस्तीफा चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। क्योंकि सारी एजेंसी जो जांच करेंगी वो इनके पिताजी की हैं, और पिताजी को 100% 120B में आना चाहिए, क्योंकि उकसाने की कार्रवाई तो इन्होंने ही की थी जिसके एबेटमेंट के तौर पर उनके पुत्र ने हत्या की है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, मामा मारीच जो बात कह रहे हैं वो अपने यहाँ डिप्टी उप मुख्यमंत्री पे बच्चों नहीं कहते, जो सीता जी को, माँ सीता को उन्होंने टेस्टी बेबी से कहा था। बताइए ये कौन से हिंदू धर्म के जानने वाले लोग हैं? माता सीता के कोख में जिनके उससे वो जन्म ली, आप टेस्टी बेबी कहते हैं? शर्म नहीं आती? यही है हिंदुत्व आपका। और अगर इतना ही हिंदुत्व प्रखर था तो हिंदुओं की लाशें जो कुत्ते से नचवा रहे थे कोरोना के अंदर, ये बता मैं कि उस देखिए उमाकांत जी आप कह रहे थे कि हिंदुत्व मुद्दा नहीं बनने वाला, लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, कहीं ना कहीं प्रश्न मैंने कहा था लेकिन सारी बातें घूम फिर कर वहीं पर आ जाती हैं। और आप भले ही माने न माने ये मुद्दा बन सकता है, लगातार विश्लेषकों का कहना है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि महंगाई जैसा एक बड़ा मुद्दा इस हिंदुत्व के मुद्दे से कमतर आंका जाता है, दब जाता है कहीं ना कहीं? देखिए बहुत साफ बात है, ये हमने ये महसूस किया कि जब आर्थिक मुद्दे, आर्थिक देश में देखिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, वो उत्तर प्रदेश में भी मुद्दा है, देश में भी मुद्दा है। महंगाई से आम आदमी परेशान है, तो महंगाई से बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पर लोग इसलिए लोगों की डेथ हुई या बीमार पड़े कि बेसिक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों में नहीं है, गांवों में नहीं है, और शहरों में है तो जितना बोझ शहरों के ऊपर है उस तादाद में स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे देश में, प्रदेशों में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जनता के रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जो मुद्दे हैं, वो उन पर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसी कोशिशें कालांतर में भी होती रही हैं, आज भी हो रही हैं कि उन चीजों से समाज का, लेकिन इससे समाज का कोई भला नहीं होने वाला। समाज का भला तब होगा ये जो दो रैलियों से जो मैंने एक चीज निकाली, एक समानता निकाली, देश के जो आवाम है, मतदाता है, उनको ये महत्ता बताई जा रही है कि जो विनिवेश हो रहा है, जो सार्वजनिक संपत्तियां बेची जा रही है, किसानों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, ये इससे जनता को सचेत करने की कोशिश की गई है। बाकी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव आने वाला है, कुछ महीने बाद चुनाव होगा। नहीं बिल्कुल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं लखेड़ा साहब, लेकिन ठीक है, लेकिन विपक्ष हमेशा मुद्दा भी बनाता है, महंगाई को मुद्दा बनाता है। जब अपने खुद वो सरकार में होते हैं उस वक्त शायद नजर नहीं आती है उनको चीजें, जब विपक्ष में होते तो बेहतर तरीके से मुझे लगता है महंगाई का वो समझ में उनको आती है और मुद्दा बनाया जाता है, और जब अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो उस पर काम नहीं होता है। 4-5 साल तक जब विपक्ष में होते हैं तब उनको समझ जरूर आती है कि देखिए अल्टीमेटली जो लोगों की रोजी रोटी, रोजगार का जो मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है। और मुझे लग रहा है कि हर देश में, विदेश में आर्थिक मुद्दों पर ही फोकस किया जाता है, लेकिन चूंकि पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा जो सिस्टम है, वो आर्थिक जो हमारा चक्र है उसके इर्द गिर्द घूमता है। रोटी हर व्यक्ति को चाहिए, रोजी हर व्यक्ति को चाहिए। जो आर्थिक हालात देश में पैदा हो गए हैं पोस्ट कोरोना, मुझे लग रहा है कि उसके बाद जो देश की राजनीति को एक आर्थिक पुनर्संरचना की तरफ जाना चाहिए, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर होना चाहिए पूरी अर्थव्यवस्था का। किसानों की जो दशा है वो कितनी खराब है, वो आंदोलनरत है, उस पर बात होनी चाहिए कि भाई किसानों का समाधान कैसा, उनको फसल का उचित मूल्य मिले, बेहतर उनकी जिंदगी हो। नहीं, बात तो जरूर होती है, बात होती है, वार्ता का एक बड़ा दौर चला है, लेकिन जब बात ना करके उस पर राजनीति उन मुद्दों पर की जाती है तो दोनों पक्षों के जो हित हैं वो कहीं ना कहीं आगे आ जाते हैं और जो मेन मुद्दा है वो पीछे छिप जाता है। अशोक पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा इन तमाम मुद्दों पर। एक देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी बड़ा आरोप लगा दिया कि सारी जो जांच एजेंसियों की एक हम कह सकते हैं वो गंभीरता से जांच नहीं कर सकते, उसको प्रभावित कर सकते हैं। और दूसरा एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि क्या आप खुश हैं कि महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहा है, या फिर अगर महंगाई इस पूरे चुनाव में कहीं मुद्दा बनती नहीं दिख रही है?
देखिए, आपको बता दें कि कहीं कोई जांच प्रभावित नहीं, प्रभावित तो उसी दिन हो सकता था जब FIR न होती, प्रभावित उसी दिन से हो सकता था। जो बार बार गृह मंत्री कर रहे हैं, फोटो में बेटा होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी तीसरी बात, पुलिस पूछताछ भी जारी है, कई घंटों पूछताछ भी जारी है, कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, रही महंगाई की बात तो वो स्वयं है, ईमानदारी के साथ वो उकसा रहे थे। कोरोना संक्रमण काल है, 25 सितंबर का वीडियो है, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अंतिम उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस समय उनके पुत्र की पूछताछ हो रही थी, वो लीगल एड ले करके बैठे हुए थे, उनके वकील उस समय उनके साथ थे। आप बताइए थे कि नहीं थे? वो न्याय प्रभावित कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और अजय मिश्रा टोनी अपने कार्यालय में बैठे थे लखीमपुर के अंदर, बैठे थे कि नहीं बैठे थे? और वो किस तरीके से अपना एटीट्यूड दिखा रहे थे? क्या आप सारे लोगों ने नहीं देखा है? आप सारे लोगों ने नहीं देखा है? आसिफ रफी, जल्दी बोलिए, संक्षेप में जल्दी। भाई आप कैसे कह सकते हैं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं लगाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे। ठीक है। यादव ने तो राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल कर दिया था। जिसके पिताजी ने सरजू की धरती को राम भक्तों के लहू से। ठीक है, तो अशोक पांडे बीजेपी प्रवक्ता, कबीर श्रीवास्तव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से थे, आसिफ रिजवी कांग्रेस और उमाकांत लखेड़ा वरिष्ठ पत्रकार थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले वक्त में अब यूपी विधानसभा का चुनाव होना है, राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, रोज नए मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जन सरोकार के जो मुद्दे हैं क्या उन पर बात हो रही है? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।